नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विद ही ज्यूशल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन नंबर 353 CRPC which has now become section number 392 BNSS. Is there any change? क्या इसमें कोई चेंज हुआ? यस, क्लॉज 4 में एक प्रोविजो ऐड किया गया है। जो सब क्लॉज 4 है उसमें एक प्रोविजो ऐड किया गया है जो मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया है। इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं किया गया है। CRPC पढ़िए या BNSS पढ़िए, बात वही रहेगी। सिर्फ BNSS के केस में आपको प्रोविजो नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So let's go to the section 353. Section 353 to 365. These sections are very important for your prelims and hardly important for your mains. प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत ही कम संभावना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। सो प्लीज डू दिस। इनको क्या करना पड़ेगा आपको? बेरेक्ट इज सफिशिएंट। इनके लिए आपको बहुत अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बेरेक्ट को जो हाईलाइटेड पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन रेलिवेंट प्रोविजंस को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें। और कोशिश कीजिए, देखिए मिनिमम नोट्स बनाइए। नोट्स हमें तभी बनाने चाहिए जहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल अदर देन बेरेक्ट जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर बात के नोट्स ही बनेंगे। हम लोग लॉयर्स हैं और 3 साल LLB करके भी आ रहे हैं और बेरेक्ट को पढ़ना आता है, नहीं आता तो मैं समझाता ही हूँ यहाँ पर। तो जहाँ से क्वेश्चंस केवल प्रीलिम्स के लिए हैं जिन सेक्शंस में, उनमें कम से कम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनको केवल हम लोगों ने अपने बेरेक्ट में ही ढंग से हाईलाइट कर लिया, वहाँ पर P फॉर प्रीलिम्स लिख लिया, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। जो बजाय नोट्स में टाइम वेस्ट करने के, व्हाट इज माय सजेशन कि आप लोग उतना टाइम उनको याद करने में लगाइए। मेक नोट्स इन योर माइंड, नॉट ऑन नोटबुक्स ऑलवेज। समझे? जैसे अपील में है, अपील में जब आप लोग पढ़ेंगे तो जैसे 386 आएगा, 391, 389 आएगा, वहां पर जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं एक बार को। लेकिन जो प्रोविजंस डायरेक्ट हैं वहां पर नोट्स बनाने के भूल मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस इज रिगार्डिंग 353, दिस इज रिगार्डिंग जजमेंट। 353 से लेकर के जो 365 तक के ये आएंगे सब, दीज आर रिलेटेड टू द जजमेंट। और यहीं से छोटी छोटी बातों से आपसे प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम योर हेडिंग इटसेल्फ, विच सेक्शन डील्स विद द जजमेंट? 353 number 1 subsection 1, the judgment in every trial in any criminal court of original jurisdiction shall be pronounced in open court। खुली कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, है ना, ये सुनाया जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये लाइन कहाँ दी गई है, बस इतना। हाँ, the question only will come from this line, which section, which subsection tells this। किस धारा या उपधारा में बात कही गई क्या कि भाई जो जजमेंट है वो ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। इतनी सी बात बस, कि जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट। तो ओपन कोर्ट को कम से कम आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, जजमेंट टू बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कब सुनाएंगे? इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। तो यहां से एक टेक्निकल पॉइंट बनता है, जजमेंट कम्स आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। ट्रायल बिगिंस कहां से होती है? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो क्या निकल के आई बात कि चार्जेस फ्रेम होने के बाद का टाइम और जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले का, दिस इज व्हाट? ट्रायल। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन योर एग्जाम कि जो ट्रायल वाला पोर्शन है वो कौन सा है? जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट के सामने, उसमें ट्रायल का पोर्शन कहां तक होगा? तो इट विल बिगिन What? After the framing of charges। चार्ज फ्रेम हो गया तो तब एक्यूज से पूछा जाता है, डू यू क्लेम ट्रायल और यू प्लीड गिल्टी? क्या आप अपना जुर्म इक्वाल करते हो या फिर आपका विचारण होना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब वो कहता है कि हाँ नहीं, आई वॉन्ट ट्रायल, इट मीन्स वॉट? कि ट्रायल तो वहीं से शुरुआत हो गई। और ये लैंग्वेज देखिए, इन इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। जैसे ट्रायल खत्म हो जाएगी तैसे ही जजमेंट को सुनाया जाएगा, यानी कि प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायल।
प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायल। बात समझ नहीं आपको, ये सही है? तो इसको ऐसा देख लीजिए, तो या तो इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल पढ़ाया सुना जाएगा, और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम, या कुछ समय बाद, ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर्स। ठीक, तो प्लीज सी दिस इन स्लाइड। ये तो जो लैंग्वेज पार्ट है इसको आप देख लीजिए। जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, सही? जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बाय होम? बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कब सुनाएंगे? इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, या और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम, या किसी बाद के समय में करेंगे वो। और सब्सिक्वेंट टाइम में क्या करेंगे? उसका क्या करना पड़ेगा उनको? ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर, कि जिस दिन सुनाया जाएगा उस दिन का फिर नोटिस पार्टीज को या उनके वकील साहिबान को देना होगा। कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं? ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं, अपीलेट कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है इसमें, केवल आपको जानना है एक बार कि ऐसा ऐसा कौन से सेक्शन में दिया गया है, और वो सेक्शन कौन सा है? 353। कर लेंगे आप? देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बहुत क्लिष्टता चाहिए, बहुत ज़्यादा जटिलता है। अपील, रिवीजन, इनका कोई मिक्स क्वेश्चन आ गया आपको दिक्कत आ जाएगी। रिमांड, बेल पे कुछ क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये चैप्टर्स ऐसे हैं, यहाँ से अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत करा तो वो माना जाएगा पाप करना। देखो, एक होती है हल्की सी गलती, छुटकी फुटी गलती, एक होती है बड़ी गलती, और उसके भी एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई, इतनी बड़ी गलती कि उसको हम कहेंगे यार तूने तो पाप कर डाला। समझे? तो एग्जाम के पॉइंट से पाप का मतलब क्या है मेरी दृष्टि में, कि एक ऐसा क्वेश्चन गलत करके आना या छोड़ करके आना जो कि बहुत सिंपल था, जो कि आपको पता था कि यहां से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया है, कोई केस लॉ पूछ लिया आप लोगों से, और आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, तो हो सकता है वो आप छोड़ कर आ जाएंगे या गलत करके आएंगे, तो वो क्षम्य है कि भाई कितना पढ़ेंगे आप लोग, कितने केस लॉ को कवर करेंगे, दैट मे बी एक्सक्यूज्ड। छोटी सी गलती हो गई। बड़ी गलती क्या है कि आपने केस लॉ उसका पढ़ रखा था, लेकिन आपको आते आते आपने गलत कर दिया, लेकिन ऐसा था कि उसको भी कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। एक बड़ी गलती क्या है सबसे, कि सबसे आसान क्वेश्चन सेक्शन आपको पता था कि सर ने करा रखा है, जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस होगा, इतनी सी बात याद रखनी थी, 353, वो भी हम छोड़ करके आ रहे हैं, जिसको 99% एस्पिरेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो सही करके आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को ड्रास्टिकली डाउन लाते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हो सकता है कुछ लोग करेंगे सही, कुछ लोग गलत करेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो लगभग सभी करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना तो उस दृष्टि में अक्षम में इसे बोल सकते हैं। तो प्लीज ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, इनको आप लोग डेली याद करेंगे, आपकी मेमोरी में बहुत फ्रेश होने चाहिए हमेशा। ये कहीं कोई केस लॉ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ जानना है सेक्शन और ये बात कहाँ लिखी है, बस कर लेंगे। नेक्स्ट, नाउ यहां से क्वेश्चन आता है कि जजमेंट है, ये जजमेंट है, ये प्रोनाउंस कैसे होगा, है ना? जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, हो गया ना ये। अब ये मोड है, किस किस तरीके से हो सकता है। देखिए ये अगली लैंग्वेज, बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, पूरे के पूरे जजमेंट को दे करके डिलीवरी होगी जजमेंट की। सही है, ये पहला मोड हो गया, इन लाइन को याद कर लीजिए। सेकंड वन, बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, पूरे के पूरे जजमेंट को पढ़ करके सुनाना, प्रोनाउंस करना, ठीक है, रीडिंग आउट होल ऑफ जजमेंट। और तीसरा क्या है, बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। जो ऑपरेटिव पार्ट है, ऑपरेटिव पार्ट क्या हुआ कि आपको दोष सिद्धि किया जाता है, यू आर बीइंग कन्विक्टेड, यू आर बीइंग एक्विटेड, गेटिंग? तो दिस इज द ऑपरेटिव पार्ट। अब इनमें तीनों में अंतर इस स्लाइड से देखिए आप लोग क्या क्या हो सकता है, प्लीज सी दिस। और आप ये तीनों मोड ए बी सी तीनों घोट लीजिए, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, हाउ ए जजमेंट कैन बी प्रोनाउंस्ड। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी,
जजमेंट में बी शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, बट हाउ इट कैन बी, कितने तरीके से हो सकता है? मुझे 3 तरीके उन्होंने ABC बता रखे हैं, ये आप लोग भूल जाइए हमेशा के लिए, नहीं अगर फेल होना हो तब। पास होने की शर्त यह है कि तीनों आपको ABC रटे होने चाहिए। पहला क्या है? A, बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट। B और C में कॉमन क्या है? बाय रीडिंग आउट, दोनों में पढ़कर सुनाना है। लेकिन क्या एक में होल ऑफ द जजमेंट, पूरा जजमेंट सुना रहे हैं आप, सुना सकते हैं, या ऑपरेटिव पार्ट सुना सकते हैं, पार्ट C में यहाँ पे। तो ये डिफरेंट मैंने इस तरह से क्यों दिखाया, ताकि आप लोग इसको ढंग से याद कर पाओ। ABC बाय डिलीवरिंग, डिलीवर करना, और साहब जजमेंट ये रहा आपका, दिस इज जजमेंट फॉर यू, ओके। सेकेंड क्या हुआ? यू आर रीडिंग आउट द जजमेंट, यू आर रीडिंग आउट, एंड इन दैट केस रीडिंग आउट में यू कैन रीड आउट द होल ऑफ द जजमेंट, और अदरवाइज यू कैन रीड आउट द ऑपरेटिव पार्ट एज वेल। तो दीज आर द ABC पोर्शन, मोड ऑफ प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, एंड विच कैन बी आस्क्ड आउट ऑफ फॉलोइंग, विच आर द मोड ऑफ प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, ABC या ऑल ऑफ द अबव करके। रीडिंग आउट हो गया, दोनों हो गए। अब क्या होगा? इफ यू आर रीडिंग आउट ओनली द सब्सटेंटिव पार्ट, ओनली द ऑपरेटिव पार्ट, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट, ओके। तो दिस इज फॉर C। इफ यू आर रीडिंग ओनली द ऑपरेटिव पार्ट, इफ यू आर रीडिंग द ऑपरेटिव पार्ट, देन आपको सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट समझाना पड़ेगा, यानी कि जजमेंट का सार आपको उसको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको ये। तो दिस इज रिलेटेड विद द C। इफ यू आर नॉट रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, एटलीस्ट एक्सप्लेन सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट। कर लेंगे आप? तो इसी लैंग्वेज को ढंग से याद कर लीजिए, और प्रीलिम्स में यही आएगा, आपके मेंस में नहीं आएगा आप लोगों से। देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं इसकी लैंग्वेज मेरा। ये लैंग्वेज है आपकी A, बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, by reading out the whole of the judgment, and third है by reading out the operative part of the judgment, ये आपकी, and explaining the substance of the judgment, उसको judgment का substance explain करना पड़ेगा, यानी कि समझाना पड़ेगा। लेकिन किस लैंग्वेज में? in a language which is understood by the accused or his pleader, this is आपको explain करना है, then by reading out the which is understood by the accused or his pleader, जिस लैंग्वेज में वो समझता हो, ठीक है। तो अगर वो हिंदी में समझता हो तो आप हिंदी में समझाएंगे उसको, अगर वो अंग्रेजी में समझ सकता है तो अंग्रेजी में भी समझा सकते हैं उसको। सपोज कीजिए एक साउथ इंडियन है ना, एंड ही इज बीइंग ट्राइड इन दिल्ली, ओके, बट ही कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, तो देन यू शुड एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, बट इट नॉट इन हिंदी। तो इफ यू आर नॉट रीडिंग, इफ यू आर रीडिंग द ऑपरेटिव पार्ट ओनली, तो इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल ABC भी याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बड़े साहब आगे, सी दिस वाज द क्वेश्चन आज इन योर, कि उसमें पूछा गया था ABC के उसमें, तो इधर A और B और C, द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, ये पूरा का पूरा लैंग्वेज आ गई, और ये पूरा पूछता है कि किस किस तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है, या इधर A और B और C इज द आंसर। तो समझे आप लोग कैसे क्वेश्चन आ सकता है? दिस इज द क्वेश्चन, एक आपके मॉडल क्वेश्चन हो गया इस पर। बढ़े आगे, सी ऑपरेटिव पार्ट तो है, ऑपरेटिव पार्ट मींस आप ये जानना चाह रही है ऑपरेटिव पार्ट का मतलब क्या है। ऑपरेटिव पार्ट का मतलब है कि अगर एक जजमेंट है पूरा और लास्ट में लाइन में आ रही है, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, यू आर बीइंग एक्विटेड और यू आर बीइंग कन्विक्टेड, दिस इज ऑपरेटिव पार्ट। देखिए इसमें बात करते हैं, चलिए समझाता हूं आपको मैं। बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, ऑपरेटिव पार्ट में ये समझाएगा, केवल ये बताया गया कि आपको इन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया जाता है, तो नाउ ऑपरेटिव पार्ट रीड आउट हो गया। अब प्लस क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट। जजमेंट के सब्सटेंस में पूरा का पूरा आपका जो एक सार, एक तो हुआ रीडिंग आउट 1 to 1 लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड आउट करना, जो कि बी में आ गया। इसमें क्या है कि देखिए आपको मैं समझाता हूँ, देखिए आपको आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई थी, उस डेट पर आई थी, फिर आपके केस की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट फाइल की गई थी। आपके खिलाफ इतने 10-5 जितने भी गवाह हैं उन लोगों ने बयान दिए, और फिर आपसे ही पूछा गया था, आपने अपने डिफेंस में इतने गवाह को किया, और उन सब का निष्कर्ष ये निकला कि आपकी दोषसिद्धि साबित होती है।
तो एक कुल मिला के पूरे के पूरे टोटल चीज़ों को एक बार उनको समझा दिया। अब डिटेल में नहीं जा रहे कि आपके खिलाफ PW1 रमेश आया, PW2 सुरेश आया था, उसने ये कहा था, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा था और इसलिए उनके एविडेंस को कोरोबोरेट कर दिया गया। उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जब हम जजमेंट लिखते हैं, इन जजमेंट राइटिंग की क्लास होती है आपकी, जजमेंट में आपको फिर पूरा लिखना पड़ता है, समझे। ऑन सच एंड सच डेट, पहले फैक्ट्स लिखते हैं, ऑन सच एंड सच डेट ही कमिटेड दिस पूरा, एंड इन कंप्लेंट वाज फाइल्ड, चार्ज वाज फ्रेम्ड ऑन सच एंड सच डेट, एंड ही क्लेम ट्रायल, प्रोसिक्यूशन एग्जामिन्ड इन टोटलिटी 13 witnesses, out of them 10 were material witnesses, 3 witnesses were formal witnesses। और फिर PW1 ने क्या कहा, PW2 ने क्या कहा, PW3 ने क्या कहा, उनकी फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कि किस किस पर रिलायबल हो सकता है। को ऑफेंस अगर 378 का 379 का है चोरी का, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट कौन कौन से गवाह ने प्रूव किए, तो किस तरीके से पूरा जजमेंट पर आए आप, तो वो डिटेल्ड हो गया। एक हुआ सब्सटेंस, केवल उसका सार समझाना कि देखो आपके खिलाफ ये कंप्लेंट थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, आपके खिलाफ चार्जशीट आई, फिर यहाँ पर मुकदमा चला, आपके खिलाफ चार्ज बना था, आपको पढ़ के सुनाया गया था, पूछा गया था कि आप प्लीड गिल्टी करते हो नहीं करते हो, आपने मना किया था, फिर केस चला, एविडेंस हुआ और इतने गवाहों ने आपके खिलाफ बयान दिए थे, सही है। फिर आपका एग्जामिनेशन हुआ था 313 में, फिर आपने अपने डिफेंस में इतने विटनेस को लाए थे, और उन सबको जो मटेरियल रिकॉर्ड पर आया है, उन सबको पढ़ करके समझ करके आप सबके आर्गुमेंट सुन करके प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के ये कोर्ट इस नतीजे पहुंचे कि आपने क्राइम किया है, तो वो सब्सटेंस समझाना हो गया उसको, सही है। एक हुआ रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, एग्जैक्टली उसको वर्ड टू वर्ड, तो ये होता नहीं, अधिकतर यही होता है बस कि उसको ऑपरेटिव पार्ट 1-2 मिनट के अंदर ऑपरेटिव पार्ट और उसका फिर सब्सटेंस समझा दिया उसको, ठीक है। कर लेंगे सब, अब तो कर लेंगे, बढ़ू मैं आगे को। अब इसमें हालांकि एक बार पढ़ देता हूं, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। Where the judgment is delivered under clause A of the subsection 1, clause A में क्या था, ये था by delivering the whole of the judgment, उसको पूरा पूरा जजमेंट जब दिया जा रहा है, रिटर्न जजमेंट दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। अब ABC है ना, अब ABC को डिस्कस कर रहे हैं सब्सिक्वेंट क्लॉजेज में कि अगर A के द्वारा प्रोनाउंस किया जा रहा है, B के द्वारा जजमेंट दिया जा रहा है, या C के दिया जा रहा है, तो और क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी अब आपको। पहली क्या है, वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, क्या करना पड़ेगा, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन शॉर्ट हैंड। पहले आप जजमेंट को शॉर्ट डाउन में लिखवाओगे, आप डिक्टेशन होती है, देखा ही होगा कोर्ट में आपने, है ना। साइन द ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरी प्रेज देयर ऑफ एज सुन एज इट इज मेड रेडी, एंड राइट ऑन इट द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट इन द ओपन कोर्ट। ये हुई इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज, मैं समझाता हूँ, समझा के इसको देखिए आप। ये इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ डिलीवरी, पहला क्या ए था ना, यही था ना, ए बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, यानी कि ऑन द फिक्स डेट आप उसको जजमेंट दे रहे हैं कि दिस इज द जजमेंट अगेंस्ट यू, या दिस इज द जजमेंट इन योर केस। ऐसे केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन शॉर्ट हैंड, कि पहले उसको शॉर्ट हैंड में लिखवाएंगे, उनका जो स्टेनो होते हैं उसको डिक्टेशन देते हैं पूरी की पूरी, सही है। और जब वो तैयार हो जाएगा शॉर्ट हैंड से, फिर वो रेडी कर लेगा, उनको क्या करेंगे, साइन द ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरी पेज देयर ऑफ एज सुन एज इट इज मेड रेडी, हर एक पेज को साइन किया जाता है, और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, डेट, राइट ऑन इट द डेट ऑफ द डिलीवरी इन ओपन कोर्ट, उसी को जिस डेट को डिलीवर किया जा रहा है। तो छोटी सी बात है, यहां से क्वेश्चन हार्डली पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए कि ए बी सी को भी समझाया हुआ है कि ए में क्या होगा, केवल शॉर्ट हैंड में करा के जजमेंट की कॉपी पर हर पेज पे साइन करना पड़ेगा आपको, और वो डेट जिस डेट को आप सुना रहे हैं कि इस डेट को डिलीवर हुआ है,
उस डेट, वो डेट उस पर लिखी जाएगी। क्यों जरूरी है डेट लिखना? राइट ऑन इट द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द जजमेंट। क्यों जरूरी है? उसी से आपका अपील का लिमिटेशन पीरियड काउंट किया जाएगा। लिमिटेशन पीरियड जो कैसे काउंट करेंगे अदरवाइज, है ना, कि मुझे कब मिला, तो वो जो डेट लिखी जाएगी उस पर, डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ओपन, कि किस डेट को इनको जजमेंट दे दिया गया था, और उसके बाद से फिर आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है अगर आपको अपील में जाना है तो वो डेट मेंशन करना जरूरी है इसमें। ये हर पेज पे साइन करने क्यों जरूरी है? दैट शोज कि इट इज ऑथराइज्ड पेज नाउ। इसमें किसी भी क्लर्क ने या किसी कोर्ट के स्टाफ ने कहीं कोई अपने इंटरफेरेंस नहीं किया है। साइन मीन्स इट इज योर जजमेंट, अदरवाइज इट इज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो इसलिए तो छोटी छोटी सी बातें हैं, कर लेंगे, बढ़े आगे। एक बार पढ़ करके क्वेश्चन कहां से आएगा? 353 ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा? ABC को याद रखेंगे आप। अगेन क्या कहता है? वेयर द जजमेंट और ऑपरेटिव पार्ट देयर ऑफ इज रेड आउट अंडर क्लॉज B और C। दो में B और C में रेड आउट था ना, ये था, देखिए B एंड C बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट और ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। तो क्लॉज 3 कब डील कर रही है? B और C को, रीडिंग आउट द जजमेंट, चाहे वो पूरा का पूरा जजमेंट रीड आउट हो रहा हो या ऑपरेटिव पार्ट रीड आउट हो रहा हो। क्या करेंगे? इट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन ओपन कोर्ट। इस पर डेट डाली जाएगी और साइन किया जाएगा। एंड इफ इट इज नॉट रिटन विद हिज ओन हैंड, एवरी पेज ऑफ द जजमेंट शैल बी साइंड बाय हिम। बस छोटी सी बात है, इसको इससे समझ लीजिए। B और C क्लॉज 3 है, जब रीड आउट किया जाएगा यानी कि पढ़ करके सुनाया जा रहा है जजमेंट, तब क्या करेंगे? इट शैल बी डेटेड एंड साइंड। उस जजमेंट को, उस पर डेट लिखी जाएगी और उस पर साइन करे जाएंगे, ताकि अथॉरिटी तो उसी से आएगी ना। सिग्नेचर इसलिए जरूरी है कि आपकी अथॉरिटी दिखता है, डेट इसलिए जरूरी है कि वो डेट को प्रूव करता है कि जिस डेट को हुआ है काम, सो दैट की लिमिटेशन पीरियड में बी काउंटेड देयर आफ्टर। सही है। एंड इफ इट इज नॉट रिटन विद हिज ओन हैंड, अपने हाथ, देखिए जनरल नियम क्या कि अपने हाथ से लिखेंगे। विल राइट और कॉज इट टू बी रिटन, या तो खुद लिखेंगे या लिखवाएंगे। तो जब खुद की हैंड राइटिंग में नहीं है तो फिर पूरे हर पेज पर आपको साइन जरूर करने पड़ेंगे कि भले ही मैंने नहीं लिखा है, अगर आप खुद की हैंड राइटिंग में, देन देयर इज नो नीड ऑफ सिग्नेचर। आपकी राइटिंग अपने आप में प्रूफ हो जाएगा कि मैंने ही लिखा है ये। लेकिन अगर मैं हूं जज और आपसे जजमेंट लिखवाया है, यू आर माई स्टाफ, तो ये प्रूव करने के लिए कि मैंने लिखा है, उस पर साइन करने पड़े। कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, ये है C के लिए, ओनली फॉर C। जब क्या? वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1, द होल जजमेंट और कॉपी देयर ऑफ शैल बी इमीडिएटली मेड अवेलेबल। ये देख लीजिए, इसमें C में क्या था? बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। जब आप केवल ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, केवल क्या कि आपको कन्विक्ट किया जाता है, आपको एक्विट किया जाता है, सही है, तब क्या करेंगे? द होल जजमेंट और कॉपी देयर ऑफ शैल बी इमीडिएटली मेड अवेलेबल। बस उसको पूरी की पूरी जजमेंट, उसको कॉपी उसको तुरंत दी जाएगी, और वही फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मैंने केवल ऑपरेटिव पार्ट पढ़ लिया, बाकी उसकी कॉपी ये रही। कर लेंगे। तो समझ लिया आपने क्लॉज 4। अब ये जो BNSS में जो चेंज हुआ है, वो ये चेंज हुआ है, क्लॉज 4 में एक प्रोविजन को ऐड कर दिया गया है। इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्या है ये। Provided that the court shall, please underline this, the court shall as far as practicable upload the copy of the judgment on its portal within a period of 7 days को underline कीजिए, write down P for prelims from the date of judgment. Now understand this. ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अब देखिए इसके सिग्निफिकेंस क्या है। Because of this, by adding this proviso, a provision had been made
दैट ए मैंडेटरी कर दिया गया है कोर्ट के लिए दैट कोर्ट विल हैव टू अपलोड इट्स जजमेंट ऑन इट्स पोर्टल। न्यायालय को अपने पोर्टल पर यानी कि नेट पर इस जजमेंट को अपलोड करना होगा ही होगा। वाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन कोर्ट शैल, द वर्ड इज व्हाट, द कोर्ट शैल, को न्यायालय ऐसा करेगा। तो इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू अपलोड द जजमेंट ऑन इट्स पोर्टल। ये नंबर 1 बात हो गई एंड नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सेकेंडली क्या हो गई, इज देयर एनी ड्यूरेशन, यस विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days। कितने दिनों में करना पड़ेगा, 7 दिनों में करना होगा। ये प्रीलिम्स का दूसरा क्वेश्चन हो गया। और कहाँ, इस 7 days की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट, जजमेंट की डेट से 7 दिनों के अंदर कोर्ट को यानी न्यायालय को उस पोर्टल पर इस जजमेंट को अपलोड करना होगा। अगर नहीं हुआ क्या कोई कोर्ट के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? यस फ्लेक्सिबिलिटी है। वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, देखिए शैल का मतलब क्या, करेगा ही करेगा, लेकिन एक वर्ड उन्होंने ये दे दिया, फ्रेज दिया, इसको पढ़िए समझिए क्या है। एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, यथासंभव, इट मीन्स व्हाट कि इफ फॉर सर्टेन रीजंस इट इज नॉट पॉसिबल कि 7 days में नहीं हो पाया, मान लीजिए कोई नेट की प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए एक ये क्वेश्चन बनाया गया है, उसी के लिए कोई एक फ्रेज डाल दिया कि एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल। तो इन जनरल इफ देयर इज नो डिफिकल्टी कोर्ट आर बाउंड टू अपलोड द जजमेंट विद इन 7 days ऑफ इट्स जजमेंट ऑन इट्स पोर्टल। अदरवाइज इफ देयर इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, देन इन दैट केस आप देखेंगे कि आगे पीछे कब हो रहा है, राइट कर लेंगे। तो ये 7th day नहीं है, ये क्या टर्म है, विद इन 7 days मीन्स यू कैन अपलोड इट ऑन द सेम डे, नेक्स्ट डे, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 7 days। तो आई बिलीव कि आपको ये अच्छे तरीके से आ गया हुआ, अच्छे है ना, क्लॉज 4 का प्रोविजन जो ऐड हुआ है। नाउ कम टू दी क्लॉज 5। अब ये समझिए 5 और 6 से क्वेश्चन आता है। नाउ जजमेंट प्रोनाउंस करना है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो एक्यूज ऑलरेडी जेल में हो, है ना, या वो बेल पर हो सकता है। तो जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है तो उसको जजमेंट सुनने के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, या कब नहीं बुलाया जाएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो सेक्शन 5 में क्या है, इफ द एक्यूज इज इन कस्टडी। और जरा 6 को देखना, इफ द एक्यूज इज नॉट इन कस्टडी। तो 5 and 6, 5 क्या डील कर रही है, व्हेन द एक्यूज इज इन कस्टडी, तब क्या होगा, ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस। उसको ये मैंडेटरी है, ही शैल बी ब्रॉट to hear the judgment pronounced because his availability is there। the judgment उसकी प्रेजेंस में ही सुनाना चाहिए उसको, क्या कि उसको पता चले उसके खिलाफ क्या हुआ। एक बात हो गई है। दूसरी बात आ गई सेकंड, उसमें क्वेश्चन कैसे आया देखिए, इफ द एक्यूज्ड if the accused is in custody he shall be brought up to hear the judgment। the statement is true, false, partly correct or this is true। तो क्वेश्चन बना नहीं बना, अब बड़ी बोरिंग लाइन लग सकती है आपको, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बन गया एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे आप। तो जब कस्टडी में होगा he shall be brought up। नेक्स्ट, if the accused is not in custody he shall be required by the court to attend to hear the judgment pronounced। तब भी उसको बुलाया जाएगा कि भैया उस दिन आओ कोर्ट में और अपना जजमेंट सुनो। क्वेश्चन इसके अपवाद से आएगा, एक्सेप्ट वेयर हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज बीन डिस्पेंस्ड विद एंड सेंटेंस इज वन ऑफ द फाइन और ही इज एक्विटेड। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि जजमेंट प्रोनाउंस करने वाले दिन कब उसकी अटेंडेंस जरूरी नहीं है एक्यूज की, कब उसको बुलाए, ये कहेंगे कि ठीक है आपकी एब्सेंस में भी जजमेंट सुनाया जा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स, दिस इज क्लॉज 6। तो प्लीज राइट डाउन P फॉर प्रीलिम्स हियर ऑन 353 क्लॉज 6। 353 क्लॉज 1 से भी क्वेश्चन आया था, बताया था मैंने आपको, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा एंड देन कम्स द नंबर ऑफ 6, क्लॉज 6।
5 से भी और 6 से भी। इसको आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे आप लोग। दिस इज योर मैजिक स्लाइड 353(6). एक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, इट मीन्स व्हाट, ही इज ऑन बेल, वो जेल में नहीं है, बाहर घूम रहा है। सही। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कब, जब जजमेंट सुनाया जाना है, क्या, ही शैल बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस। उसको कोर्ट बुलाएगी कि प्लीज यू कम हियर एंड व्हाट, एंड लिसन द जजमेंट। दिस इज द जनरल रूल। सामान्य नियम ये हो गया। तो सामान्य नियम से कई बार क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे अपवादों से क्वेश्चन बनता है हमेशा, कि आपका जो ध्यान अपवादों पे था या नहीं था। लेकिन कब, ये जो रूल है, इट इज नॉट नेसेसरी, कब जरूरत नहीं है, व्हेन, पहली बात, पहली कंडीशन व्हाट, हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज बीन डिस्पेंस्ड विद। जब केस चल रहा था ड्यूरिंग ट्रायल भी उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस विद कर दिया गया था, उसको क्षम्य कर दिया गया था, उसकी माफी कर दी गई थी कि ठीक है आप मत आइए, आपके प्लीडर होंगे, आपके पीछे भी केस चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। सही है। अब अगर अब हो रहा है कन्विक्शन, कन्विक्शन में भी सेंटेंस क्या है, फाइन ओनली। तो व्हेन देयर इज अ पनिशमेंट ओनली ऑफ फाइन, पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट नेसेसरी, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्लिम्स। ठीक है। और ही इज एक्विटेड, अब छोड़ दिया गया तो बुलाना क्या। सही है। तो इनका आप ध्यान रखेंगे, इन केस ऑफ एक्विटल पर्सनल अटेंडेंस नॉट नेसेसरी, इन व्हेन सेंटेंस इज ऑफ फाइन पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट नेसेसरी, एंड दीज आर द क्वेश्चन ऑफ प्लिम्स। बट when your personal attendance was dispensed with during the trial, this is the condition precedent। ये पूर्व शर्त है इस बात की, समझे, कि आपको जब पूरी ट्रायल में बुलाया ही नहीं गया और आपका एक्विटल हो रहा है, फिर किसको बुलाया जाए। एक तो ये बात हुई, पूरी कोर्ट ट्रायल में बुलाया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप फाइन देना है, ठीक है, फाइन आपके एब्सेंस में भी हो सकता है, जमा करा दीजिएगा। अब तो यहां से क्वेश्चन आएगा। तो आपने लिख लिया P4 प्लिम्स, अपने बेरेक पर P4 प्लिम्स लिख लीजिए, और मेरी जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो जाती है। आई विल इंश्योर कि जब क्वेश्चन पेपर आप हल करके आएंगे तो मैं ये कहूँगा कि देखो मैंने बताया था, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ना मैं झूठ बोल सकता ना आप झूठ बोल सकते हैं, है कि नहीं है। सही है, आगे बढ़े। सो दिस इज द क्वेश्चन आया था कि इन व्हाट केसेस द एक्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन कोर्ट एट द टाइम ऑफ जजमेंट। कर लेंगे। नेक्स्ट, प्लीज गो टू 350। नेक्स्ट क्लॉज क्या है, प्रोविजियो में देखिए रवि, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर मोर एक्यूज देन वन, जब एक से अधिक एक्यूज हो, वो तो अभी तक हमने देखा अभी एक केस में आएगा, नहीं बुलाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है जब 2-3 एक्यूज हुए ऐसे। provided that where there are more accused than one and one or more of them do not attend the court on the date on which the judgment is to be pronounced, यानी कि एक से अधिक तो accused हैं और जिस दिन जजमेंट सुनाया जाना है उनमें से एक या एक से अधिक गायब है, यानी कुछ प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट नहीं है। अब उस स्थिति में जज साहब क्या करेंगे, क्या उनको जजमेंट प्रोनाउंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा गया है कि इन सच कंडीशन वेदर व्हाट विल जज डू, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या जज साहब क्या करेंगे। एंड आंसर इज दिस, इन ऑर्डर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर में in order to avoid the undue delay in the disposal of the case pronounce the judgment notwithstanding their absence। भले ही वो एब्सेंट हो, उनकी एब्सेंस में भी आप जजमेंट सुना सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके लिए डिले करने की जरूरत नहीं है। क्यों, इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए क्या सिचुएशन है, स्लाइड में समझ लीजिए इसको। देयर आर मोर एक्यूज देन वन, एक से अधिक एक्यूज हो गए, और नेक्स्ट सिचुएशन क्या हुई, वन और मोर ऑफ देम डू नॉट अटेंड द कोर्ट, उनमें से एक या अधिक लोग कोर्ट अटेंड नहीं करते। कब, ऑन द डेट ऑन विच द जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस, उस डेट पर जब जजमेंट, जिस डेट पर जजमेंट प्रोनाउंस होना है उस डेट पर नहीं आया, तब क्या करेंगे। आंसर इज दिस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर में प्रोनाउंस द जजमेंट नॉटविथस्टैंडिंग देयर एब्सेंस।
Why he will do so? In order to avoid undue delay. Very simple, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा समझाने वाला, सिर्फ आपको जानना है कि उन परिस्थितियों में जज साहब क्या करेंगे, प्रिजाइडिंग पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे उसमें जब एक से अधिक एक्यूज हैं, उनमें से कुछ लोग प्रेजेंट है कुछ लोग नहीं है, तो जजमेंट आप प्रोनाउंस कर दीजिए। बस आपसे कोई सबसेक्शन नहीं पूछ रहा कि ये बात 353 की 5 में है 6 में, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस सिचुएशन पे पूछ लेंगे। तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द सबसेक्शंस, कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सब, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड। नेक्स्ट, अब मान लीजिए एक ये त्रुटि हो जाए किसी वजह से कि वो जजमेंट सुना दिया जाए, डिलीवर कर दिया जाए, लेकिन एब्सेंट हो, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ द जजमेंट इज डिलीवर्ड? प्लीज सी दी क्लॉज 7, 353 की सब क्लॉज कौन सी? 7, उपधारा 7। क्या कहते हैं? नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड by reason only of the absence of any party or his pleader on the day or from the place notified for the delivery thereof. It means what? This is the direct language कि अगर नियत समय और स्थान पर, कौन सा नियत समय स्थान? जिस समय पर जजमेंट प्रोनाउंस होना था, जिस जगह होना था, यानी कोर्ट में, अगर कोई पार्टी नहीं आई है और उसकी एब्सेंस में भी जजमेंट डिलीवर कर दिया गया है, तो केवल उसकी एब्सेंस की वजह से उसको इनवैलिड नहीं मान लिया जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आएगा प्लिम्स का कि जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड इन द एब्सेंस, तो सच जजमेंट इज ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन 2 इनवैलिड, इस तरीके से। तो प्लीज सी द बेरक लैंग्वेज, क्या शब्द यूज किया है? shall not be deemed to be invalid, पहली ग्राउंड। दूसरी ग्राउंड क्या है? of any omission to serve or defect in serving notice। अब इस बेरेट को, लैंग्वेज को अच्छी तरह समझने के लिए प्लीज सी दिस मैजिक स्लाइड फॉर यू, इससे आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। और कोशिश किया कीजिए अपने नोट्स में जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर भी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर पॉज कीजिए और उसको बना लीजिए अपने रजिस्टर पर इस तरीके से। देखिए, एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी और हिज प्लीडर, ठीक है, अनुपस्थिति पार्टी की या उसके एडवोकेट की, कब? ऑन द डे और फ्रॉम द प्लेस, वहां से एब्सेंस होना, कौन सा? नोटिफाइड फॉर द डिलीवरी ऑफ जजमेंट। ऐसे पढ़िए ऊपर की तरफ इसको, एब्सेंस उस दिन पर एब्सेंट है, उस जगह से एब्सेंट है, कौन सा? जिस दिन के लिए आपको नोटिस दे दिया गया था कि उस दिन जजमेंट सुनाया जाएगा, आ जाइएगा। पहला कारण तो ये हुआ, सही है। दूसरा क्या हुआ? नोटिस जो गया आपको, नोटिस ऑफ सच डे एंड प्लेस, उसी नोटिस में कोई कमी रह गई देने में, कोई क्लरिकल एरर आ गई, नोटिस आपको प्रॉपर गया नहीं, डिफेक्ट इन सर्विंग, है ना, और एनी ओमिशन टू सर्व, कि सर्विस प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई, सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ गई, नोटिस में कोई डिफेक्ट रह गया, या कोई व्यक्ति एब्सेंट रह गया, केवल इस वजह से, only for that reason, no judgment delivered by any criminal court shall be deemed to be invalid। इसकी वजह से कोई जजमेंट इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ये क्लॉज कौन सी थी? 7, ये है 7, ठीक है, कर लेंगे आप। दिस इज अगेन सेम लैंग्वेज, नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। सेम, ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स, पार्टली करेक्ट, कैसा है, इस पर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देख लिया आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन आएगा, यहां से प्रीलिम्स में आना है, कर लोगे सब लोग, बढ़े आगे। 8, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू लिमिट इन एनी वे द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 465। 465 कौन सी धारा? 465 के प्रोविजंस को ये यहां पर कुछ सीमित नहीं करती है। ये इसका क्या मतलब है? Nothing in this section shall be construed to limit in any way the extent of the provisions of section 465। तो ये तो हुई रीडिंग ऑफ बेरेक्ट लैंग्वेज। हिंदी में समझ लीजिए कि धारा 465 465
के जो जो प्रोविजंस हैं, जो मैंडेट है, उसको सीमित नहीं करती है। क्या मतलब कि यहां पर जो लिखा है कि एब्सेंस की वजह से जजमेंट को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, है ना। यहां पे एक तरीके से आपको छूट दे देगी ना कि अगर एब्सेंस है, नोटिस में कोई डिफेक्ट है, तब भी जजमेंट आपका वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसको समझने के लिए, 8 को समझने के लिए हमें, क्योंकि रेफरेंस आ गया है 465 का, तो यहीं पर 465 को समझ लेना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 465 जब आएगा नंबर तब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहां पर भी पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, प्लीज इसमें ध्यान रखना, इस लाइन से देखिए क्या, दिस इज 465, सेक्शन 465, हेडिंग समझ लीजिए, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन इररिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। यानी कि किसी फाइंडिंग में या कोई सेंटेंस सुनाने में, दंड में, या कोई फाइंडिंग दी मतलब कोर्ट ने कोई अपना आदेश सुना दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी, उसको सही माना जाएगा, उसको रिवर्स नहीं करा जाएगा किसी गलती या इरेगुलरिटी की वजह से। कब कब, बेसिक रूल बता देता हूं, इसको समझने से पहले आप ये इसको समझ, लास्ट लाइन पढ़िए फिर आप समझेंगे इसको। Unless in the opinion of that court a failure of justice has in fact been occasioned thereby. Unless in the opinion of the court, जब तक कि कोर्ट की ओपिनियन में there has been a failure of justice, failure of justice का मतलब है न्याय नहीं हो पाया, न्याय फेल हो गया, सही है। जब न्याय नहीं दे पाए तब तो उस गलती को महत्व दिया जाएगा। मीन्स आम भाषा में क्या कह रहे हैं ये, कि कोई गलती हो गई, एनी एरर, कोई चूक हो गई, ओमिशन, या कोई इरेगुलरिटी है कोई, सही है, उसकी वजह से किसी जजमेंट को हम तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा ना लगे कि उस गलती की वजह से, उस चूक की वजह से न्याय होने में कहीं कमी रह गई, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ। यह हुआ आम भाषा में समझना। तो 465 से कैसे रिलेट कर रहे हैं कि 465 का जनरल मैंडेट है, सेक्शन 465 पूरी की पूरी सीआरपीसी पे लागू हो रहा है। 353 केवल एक ही पॉइंट पे लागू हो रहा है, प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट पे लागू हो रहा है बस। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो 465 का जनरल मैंडेट है उसको कर्टेल नहीं कर रहा 353। जब दोनों क्लैश में आएंगे तो आप उसको 465 की दृष्टि से देखेंगे कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा नहीं हो रहा। अगर एब्सेंस की वजह से या किसी और की वजह से, किसी वजह से देयर इज ए फेलियर ऑफ जस्टिस, देन यू कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द जजमेंट। नहीं आई समझ बात? जिनको समझ में आ गई प्लीज रेज हैंड। तो मैं 465 का केवल रेफरेंस दिया हूं यहां पर। 465 को डिटेल में हम लोग तभी पढ़ेंगे जब उसका नंबर आएगा। ये रेफरेंस समझाना जरूरी था एक बार आप लोगों को। कर लेंगे अपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 353। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहां तक? केवल प्रीलिम्स में आएगा। कहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे मैंने बता दिया आपको। कब इनवैलिड नहीं माना जाएगा, प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है। जब वो कस्टडी में है, he shall be brought before the court to hear the judgment. When he is not, again he should be asked to appear in the court, to attend the court to hear the judgment. But when his personal presence was dispensed with, and the case is of acquittal, no need of his presence. When there is a sentence only of fine, again in that case his personal attendance is not necessary. यहां से क्वेश्चन आएगा, ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। और ABC डिलीवरी, रीडिंग आउट होल ऑफ द जजमेंट, रीडिंग आउट ऑपरेटिव पार्ट प्लस एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस इन हिज लैंग्वेज, हो गया। जो आधा घंटे में समझाया उसका सार केवल 1 मिनट का है। अगर आप पढ़ लेंगे तो 353 आप 1 मिनट में याद करेंगे, 1 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 353। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज आपको क्या क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार मुझे कहने की जरूरत है कि आपको
इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करना चाहिए। आपके दोस्तों तक बात नहीं पहुंचेगी तो फिर ये सारा का सारा मिशन फेल हो जाएगा। तो एक तो आपने ये करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी ड्यूटी बनती है मेरे ख्याल से। तो दूसरी बात ये है कि नोट्स के लिए आपको एक वेबसाइट दे दी गई है, इससे ज़्यादा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेरेट चाहिए, वहाँ पर अवेलेबल है। आप चलते फिरते भी ऐसा कर सकते हैं, आपको रिवीजन भी करना हो वहीं से कर सकते हैं आप, है ना। वन लाइनर नोट्स बना दिए गए हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना कर दिए हैं आप लोगों को। डिटेल्ड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इसमें और भी बहुत ज़्यादा अपडेट करेंगे आपको। मेंस के क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर आपको देंगे आपको। तो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर एक्सप्लोर करें, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें विधि जुडिशियल एकेडमी के, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, कोई आपको डिमोटिवेट करे, किसी को नहीं सुनना है। मान के चलिएगा कि आप जज बनने वाले हैं, आपका जन्म ही जज बनने के लिए हुआ है। और अगर आपको कभी सेल्फ डाउट हो मेरे टीचिंग वे पर, तो आपको मैं ये कहूँगा कि जितना भी कोर्स आपने मुझसे पढ़ा है, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के, वेदर यूपी, बिहार, झारखंड, वट एवर यू नेम, आप उसके किसी भी ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और फिर कॉन्फिडेंस आए तो फिर जैसे मैंने बताया प्लीज वैसे पढ़ते रहना आप लोग। और यूट्यूब चैनल पर भी हम लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं उसको, तो कुछ क्लासेस अदर फैकल्टीज की भी हैं, उनको भी जरूर देख लेना। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा उन्हीं सब्जेक्ट्स पर मेरे भी लेक्चर्स आपके तक पहुंचते जाएंगे आपके। ओके, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।